हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसकी शुरुआत हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका था, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको, सो आई होप कि आप लोग करके आए होंगे। तो सबसे पहले मिनरल्स मिनरल्स को जान लेते हैं। और मिनरल्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि ये नेचुरली हमें मिलते हैं। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले एक बार टॉपिक्स के साथ गो थ्रू हो जाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मिनरल्स को जानने वाले हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मतलब कहाँ कहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, मतलब कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं। तो मेटेलिक में कौन से, फेरस नॉन फेरस हम जानते हैं। फिर मिनरल्स का कंजर्वेशन पढ़ेंगे कि भाई इन्हें बचा के रखना क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद जानेंगे एनर्जी रिसोर्स के बारे में। फिर कंजर्वेशन, इसका भी तो ज़रूरी है, एनर्जी रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। और इसमें दो टॉपिक और पढ़ेंगे, एक तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें शायद ऐड नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा बाद में। आप अभी इसमें ऐड कर लेंगे, अपने रनिंग नोट्स में ऐड कर लेंगे नेक्स्ट पीपीटी में। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई इन्हें कंजर्व करने की क्यों, क्या और क्यों ज़रूरत है। क्लियर है इतना? चलिए शुरू करें। पहले सबसे पहले पहले टॉपिक उठा लेते हैं, मिनरल्स। तो मिनरल क्या होता है बच्चों? मिनरल होता है होमोजीनियस डिफाइंड एज अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। एक होमोजीनियस नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सब्सटेंस होता है, जिसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइनेबल होता है। मतलब हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जैसा बन रहा है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जो मिनरल की रेंज है वो वेरी करती है। कैसे? नेचर पर डिपेंड करता है। मिनरल बहुत हार्ड होने वाला है या बहुत सॉफ्ट होने वाला है। जैसे हमारे पास हार्डेस्ट चीज क्या है? डायमंड है। और सबसे सॉफ्टेस्ट चीज क्या है? टैल्क है। मैंने शायद आपको बताया भी था कि मैंने इन दोनों इनमें से आपको देख के आने को बोला था। तो आपने इसे तो पहचान लिया होगा कि ये क्या है? डायमंड है। और इनमें से टैल्क कौन सा है? कोई बता सकता है? इसको भी पहचान पा रहे होंगे। तो बच्चों ये है टैल्क। ठीक है? ये सॉफ्ट है, सब मिनरल है। ये सॉफ्टेस्ट हो गया हमारे पास, और ये हार्डेस्ट मिनरल हो गया। क्लियर है? बाकियों को भी हम धीरे धीरे जानेंगे, राइट? चलिए, इतना क्लियर हो गया। होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइनेबल है, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब रॉक क्या होता है? कॉम्बिनेशंस होते हैं होमोजीनियस सब्सटेंस के, जिन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है? और a particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depend upon। अब जो मिनरल बन रहा है वो किस किस पर डिपेंड करता है? फिजिकल और केमिकल कंडीशंस। जो भी फिजिकल और केमिकल कंडीशन से वो मिनरल गुजरा होगा, उस पर डिपेंड करने वाला है कि उसका कलर कैसा होगा, उसकी हार्डनेस कैसी होगी, उसका क्रिस्टल फॉर्म कैसा होगा, वो लश्चर होगा कि नहीं होगा, कि वो डेंसिटी कैसी होगी। ठीक है? ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? उस मिनरल की फिजिकल और केमिकल कंडीशंस पर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं, बेसिकली जान लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। एक होता है जोग्राफर्स, और एक होता है जियोलॉजिस्ट। तो जोग्राफर्स क्या होते हैं बच्चों? जोग्राफर्स वो लोग होते हैं जो अर्थ क्रस्ट पर जितनी भी चीजें हैं, लैंड फॉर्म, इन सब के बारे में समझते हैं और स्टडी करते हैं। क्लियर है इतना? अर्थ क्रस्ट पर जो फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं जोग्राफर्स। क्लियर है? जैसे कोई मिनरल मिला, उसको स्टडी करना, तो ये जोग्राफर्स का काम है कि कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स हैं, कहाँ कौन से मिनरल पाए जा रहे हैं। ये सब की स्टडी
जोग्राफर्स करते हैं। क्लियर है इतना? लेकिन जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं बच्चों? जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये यहाँ पर मिनरल फॉर्म हुआ तो कैसे फॉर्म हुआ, ये जानने का काम होता है जियोलॉजिस्ट का। और उनका एज क्या है, फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन कैसी है उस मिनरल की, तो जो डिटेल्ड स्टडी होती है वो जियोलॉजिस्ट करते हैं। क्लियर है? जोग्राफर्स क्या करते हैं कि कहीं पर लैंड फॉर्म कैसा है, अर्थ क्रस्ट कैसा है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। और जियोलॉजिस्ट कि ये फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है, उसकी फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन कैसी है, कितना पुराना है, इन सब के बारे में जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मिनरल्स देखा हमने, फिर उसके बाद जोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट में डिफरेंस। अब सेकंड टॉपिक क्या था? मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। देखो बच्चों, मिलता कैसे है मिनरल, इसके बारे में कि वेयर आर दीज मिनरल फाउंड। पहला तो है कि मिनरल्स मिलता कहाँ है। तो मिनरल्स बच्चों मिलता है ओर्स के फॉर्म में। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ ओर क्या होते हैं। ओर क्या होते हैं? जो भी हमारा इंपॉर्टेंट मिनरल है प्लस उसके साथ कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो मिनरल और एलिमेंट्स मिलकर एक ओर बनाते हैं। क्योंकि मिनरल्स क्या प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलते, उन्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब accumulation of any mineral mixed with other element, ठीक है, समझ में आ गया? accumulation मतलब मिक्स, उसके साथ मिला हुआ, मिनरल के साथ, उसे हम ओर बोलते हैं। तो मिनरल जनरली अगर इन दीज फॉर्म्स, किस किस फॉर्म में? पहला इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में मिलते हैं। मिनरल्स में अगर इन दीज क्रैक्स, इसके क्रैक्स में, सर्विक्सेस में, फॉल्ट्स में, जॉइंट्स में यहाँ मिल जाते हैं। और जो छोटे छोटे फॉल्ट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेन्स, और जो लार्ज बड़े बड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं लोड्स। वेन्स और लोड्स। तो याद रखेंगे कि छोटी छोटी जो हमारी नसें, जैसे हमारी नसें होती हैं, उससे हम याद रखेंगे वेन्स बोलते हैं उन्हें। और जो बड़ा है, कोई बड़ा लोड है, तो हम उसे लोड्स बोलते हैं, ठीक है। वेन्स हमारी नसों से, छोटे फॉल्ट से याद रखेंगे। और बड़े कैसे याद रखेंगे? लोड से, कि काफी लोड पड़ रहा है इसमें, ठीक है। समझ में आ गया? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के जो क्रैक्स होते हैं, सर्विक्स होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जहां पर वो मिल रहे होते हैं, अगर ये छोटे फॉर्म में मिल रहे हैं तो उन्हें वेन्स बोलते हैं, और बड़े फॉर्म में मिल रहे हैं तो लोड्स बोलते हैं। मेजर मेटेलिक मिनरल्स, जैसे कि अब इनमें कौन कौन से मिलते हैं? जैसे कि टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये वेन्स और लोड से हमें मिल जाते हैं, ठीक है। मेजर ये मिनरल्स हैं जो कि इस तरीके से मिलते हैं। फिर आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। इन सेडिमेंट्री रॉक्स, बेसिकली आपको पता होगा सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? जो बहुत सारे सेडिमेंट्स आकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे जो रॉक बनती है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। क्लियर है इतना? in sedimentary rock a number of minerals occur in bed और layers, बेड और layers के फॉर्म में मिलते हैं। they have been formed as a result of deposition, एक जगह इकट्ठे होने को डिपोजिशन, इकट्ठा होती है, डिपॉजिट होती है, accumulate होती है, और फिर वो क्या है? कंसंट्रेट होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा मतलब एक के ऊपर एक लेयर ऐसे बनते चली जा रही है, तो इस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और इसमें मिलने वाले कुछ हम मेजर मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन ओर्स भी मिलते हैं, हैव बीन कंसंट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड एंड ग्रेट हीट एंड प्रेशर। लॉन्ग पीरियड, ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जैसे कि हम पढ़ के आए थे मिनरल्स बनने का कारण क्या क्या होता है, उसकी फिजिकल और केमिकल कंडीशंस। तो हम देख रहे हैं ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ये फिजिकल कंडीशंस हैं। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड, और कौन कौन से मिलते हैं? जिप्सम, पोटाश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एवोपरेशन, स्पेशली इन एरिड रीजन। तो जहां भी सूखा पड़ जाता है, एवोपरेशन की वजह से
हमें ये जिप्सम हुआ, पोटाश सॉल्ट हुआ, सोडियम सॉल्ट हुआ, ये देखने को मिल जाता है। क्लियर है इतना? तो पहले हमने इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ा। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में क्या है कि हमने जाना वेन्स और लोड्स के फॉर्म में क्रैक्स जो बनते हैं उनमें उनमें देखने को मिल जाता है। मेजर मिनरल्स कौन से मिलते हैं? टिन, कॉपर, जिंक, लेड। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मतलब लेयर बाय लेयर बनाते चले जाते हैं, डिपॉजिट होती हैं, लेयर्स एक्यूमुलेट होती हैं और काफी समय तक कंसंट्रेटेड रहती हैं ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। इसमें हमें कोल, आयरन ओर जैसी चीजें को देखने को मिल जाती हैं। और सेडिमेंट्री रॉक का एक और है कि अगर कहीं पर पानी भरा हुआ है, धीरे धीरे वो इवोपोरेट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें वहां पर जिप्सम, पोटाश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है। अगर वो नमकीन पानी है तो इजीली सोडियम सॉल्ट हमें वहां पर देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट पे आते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। अगर सरफेस रॉक का डिकम्पोजिशन हो जाए और रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट, और सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट को हटा दें, तब भी हमें ये देखने को मिल जाता है, लिविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदरिंग मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट्स और लाइक बॉक्साइड, ऐसे हमें देखने को मिल जाता है। बॉक्साइड फॉर्म इन दिस वे। ऐसे कौन से देखने को मिल जाता है डिकम्पोजिशन की वजह से? बॉक्साइड देखने को मिल जाता है। सर्टेन मिनरल्स में अकर इन एलुवियल डिपॉजिट। तो ये एलुवियल डिपॉजिट में भी देखने को मिल जाते हैं। एलुवियल डिपॉजिट का मतलब होता है बच्चों, जैसे ये नदी बह रही है, लेकिन नदी क्या है, अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स भी लेके आएगी, और ये सेडिमेंट्स नदी के किनारे पर कहीं गए और डेल्टा रीजन में इकट्ठे होंगे। डेल्टा समझते हैं ना? तो नदी के किनारे पर और डेल्टा रीजन में जहाँ इकट्ठे होंगे वहां पर एलुवियल सॉइल आ जाएगी। तो एलुवियल सॉइल का ये डिपॉजिट है, इसीलिए एलुवियल डिपॉजिट बोल देते हैं ऐसे। क्लियर है इतना? तो certain minerals may occur as alluvial deposit in sands of valley floors and base of hills. These deposit are called, इन्हें placer deposit भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? placer deposit भी बोलते हैं। और इनमें वे मिनरल्स मिलते हैं विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, जो कि पानी से जिनमें जंग नहीं लगती, वैसे मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, जितने भी प्रीसियस हैं वो यहाँ पर मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। फिर हमने लास्ट वन क्या पढ़ा था? ओशियन वाटर में। ओशियन वाटर में कैसे कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स बनते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिक सफिशिएंट। मतलब ये इतने डिफ्यूज्ड हैं, इतने मिले हुए हैं ओशियन वाटर में कि हमें इन्हें निकालने भी जाएंगे लेकिन इनकी इकोनॉमिक वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी निकालने ही निकालने में कि उन मिनरल्स का कोई फायदा ही नहीं होगा एक्सट्रैक्ट करने में। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, केजीएफ सभी ने देखी है, केजीएफ मूवी तो देखी है। अब ये क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं हमारे कर्नाटका में। यहाँ पर क्या है, गोल्ड का बहुत डिपॉजिट है, हमारे पास गोल्ड डिपॉजिट है यहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट का इसको निकालने में इतना खर्चा हो जाता है कि इससे अच्छा हम सोचते हैं कि बाहर से इंपोर्ट कर लिया जाए। मान लीजिए मार्केट में गोल्ड की वैल्यू आज है, ऑन एन एवरेज मान रहा हूँ, 80,000 पर 10 ग्राम्स। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से हम गोल्ड निकालने जाएं, यहाँ से हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट करें और वो हमें 90,000 में पड़े पर 10 ग्राम, तो क्या हम यहाँ से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे? भाई क्यों करेंगे? इससे अच्छा हम बाहर से नहीं मंगा लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक वैल्यू निकालने की अगर ज्यादा हो गई तो फिर हम क्यों ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही ओशियन वाटर में इतने डिफ्यूज है, इतने अच्छे तरीके से मिले हुए हैं कि उनकी जो निकालने की वैल्यू है उन मिनरल से ज्यादा हो जाती है, इसीलिए हम उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। लेकिन 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 अगर हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो पाए, अगर हम टेक्नोलॉजिकली रिवॉल्यूशन लेके आ पाए, तो शायद हम आगे जाकर ये चीज पॉसिबली कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन तब तक के लिए हम इसे रहने देते हैं। फिर इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जैसे कॉमन सॉल्ट। आपने पता ही होगा कि एवोपोरेशन की वजह से हम पानी को, सॉल्टी वाटर को एवोपोरेट कर देते हैं और लास्ट में सॉल्ट सॉल्ट रह जाता है, सॉल्ट एवोपोरेट नहीं होता। ठीक है। जैसे मैग्नीशियम, ब्रोमीन,
आर लार्जली ड्राइव फ्रॉम ओशियन वाटर से हमें मिलता है, और ओशियन बेड्स भी मैग्नीज नोड्यूल से भरे हुए हैं। ठीक है, ओशियन बेड पे मैग्नीज नोड्यूल्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, उससे पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स क्या है? होमोजीनियसली नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जिसकी एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन किया जा सकता है। और नेचर में ये कुछ हार्ड कुछ सॉफ्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हार्डेस्ट हमें डायमंड देखने को मिल जाता है और सॉफ्ट टैल्क देखने को मिल जाता है। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद हमने जोग्राफर जियोलॉजिस्ट के बारे में जाना। जोग्राफर्स क्या होते हैं? लैंड फॉर्म्स के बारे में या फिर अर्थ क्रस्ट की स्टडी करते हैं। जियोलॉजिस्ट वो बने कैसे, कितने पुराने हैं, फिजिकल केमिकल कंपोजिशन कैसी है, इन सब की डिटेल में स्टडी करते हैं। अब जितने भी मिनरल्स हैं उनके बनने के तरीके क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ा। तो मिनरल्स किस फॉर्म में मिलते हैं? ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। ओर्स क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी उसमें ऐड होते हैं, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलते। तो उसे हम ओर बोल देते हैं। अब मिनरल्स किस फॉर्म में आकर करते हैं? पहला हमने पढ़ा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में। दूसरा हमने सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में पढ़ा, जिसका एग्जांपल कोल और आयरन ओन पढ़ा। फिर हमने डिकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक के बारे में पढ़ा। फिर एलुवियल डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा। फिर ओशियन वाटर के बारे में पढ़ा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो थोड़ा सा 20 सेकेंड स्किप कर लीजिएगा। लेकिन अगर अक्सर कर आपने न्यूज़पेपर्स में रेड होल माइनिंग के बारे में सुना होगा। रेड होल माइनिंग क्या होती है बच्चों? मान लीजिए कि ये एक कोल माइन है। ठीक है, यहाँ पे कोल का डिपॉजिट है कि बहुत सारा कोयला यहाँ पर है। तो फिर क्या करते हैं लोकल लोग जो होते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं या फिर कोई भी लोकल लोग, वो क्या करते हैं, यहाँ एक होल करते हैं छोटा सा। ठीक है, इसके थ्रू वो इतना बड़ा छेद होता है जिससे एक बच्चा या फिर एक ही आदमी या एक दो आदमी आ जा सकते हैं। तो वो यहाँ से जाके ये कोयला निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, धीरे 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 यहाँ से तो ये बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, और ये अंदर जाके धीरे धीरे जब खत्म हो रहा है तो और अंदर जाके कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोल निकाल के लेके आ रहा है। पर ड्यू टू हैवी रेनफॉल या फिर कभी ऐसा हुआ कि ये जो माइन है वो खुद को सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से कोलैप्स कर गया। ठीक है, तो ये लोग जो भी अंदर होगा वो दब जाएगा, दब के मर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो माइनिंग की जाती है उसे रेट होल माइनिंग कहते हैं। रेट होल माइनिंग मतलब चूहे के जैसा एक छोटा सा बिल बनाते हैं, घुस जाते हैं अंदर और वहां से निकाल के माइनिंग करते हैं, उसे हम रेट होल माइनिंग बोलते हैं। और ये मेनली मेघालय में हमें अक्सर कर देखने को मिल जाता है, जो कि अक्सर कर न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है कि रेट होल माइनिंग की वजह से कोई अंदर फंसा रह गया, क्योंकि वो जो पहाड़ था कोल का या फिर जिसका भी बना हुआ था वो क्या कोलैप्स कर गया, गिर गया। ठीक है, तो उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। द मिनरल्स इन इंडिया नेशनलाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ओबेइंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब जितने भी मिनरल्स हैं इंडिया में वो नेशनलाइज्ड हैं, और उनको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उससे उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कम्युनिटीज। बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे जो मिनरल्स हैं वो ट्राइबल्स या फिर इंडिविजुअल कम्युनिटीज उनके द्वारा ओन किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने बताया था आपको, मेघालय का एग्जांपल दिया हुआ है। देयर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल और आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट, इनका लार्ज डिपॉजिट है, इसीलिए यहाँ से न्यूज भी ज्यादा आती है। कोल माइनिंग इन जवाई चेरापूंजी इज डन by family member in the form of long narrow tunnel known as rat hole mining. द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके बारे में भी थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2008 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद हमारी थर्ड कंट्री है जहां पर ये देखने को मिल जाता है। ये क्या देखता है? एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज को देखता है। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन टर्मिनल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कब बाद में कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या क्या होता है। और नेशनल ग्रीन टर्मिनल हैड डिक्लेयर्ड such activities illegal
एंड रिकमेंडेड दिस शुड बी स्टॉप्ड फोर्थ। मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो रेड होल माइनिंग है उससे क्या बताया है, इलीगल बताया, और इसे रोक देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा एरिया मिनरल रिच है। तो जो सबसे पहले देखते हैं, पेनिनसुलर रॉक्स जो हैं, पेनिनसुला के रॉक्स जो हैं कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्वोयर ऑफ कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका एंड मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो पेनिनसुला, इंडिया का पेनिनसुला वाला रीजन देखा है ना आपने, वो वहां पर कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका और नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक कहाँ देखने को मिलती है भाई, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स पे, पेनिनसुला के, पेनिनसुला वाले रीजन के वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स पे देखने को मिल जाती है। और गुजरात और असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट। गुजरात और असम में मैक्सिमम पेट्रोलियम डिपॉजिट है। और राजस्थान में क्या देखने को मिलता है, विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैज रिजर्व ऑफ मेनी नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स देखने को मिलते हैं। आई होप आपको फेरस और नॉन फेरस में फर्क पता होगा, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता दिया था, तो एक बार उससे जरूर गो थ्रू हो जाएंगे। क्लियर है इतना। अब इतना पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मिनरल्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मिनरल्स को तीन पार्ट में हम डिवाइड कर पाते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं, जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है, नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता, और एनर्जी जिनसे हमें, ओके, मैंने फायर बनाने की कोशिश की बट शायद कुछ गलत बन गया। ओके, हाँ, तो जिनमें, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है उन्हें हम एनर्जी मिनरल्स बोल देते हैं। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं, जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है। अब देख लेते हैं इनको फर्दर कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है उन्हें फेरस मिनरल्स बोलते हैं। जैसे कि आयरन और मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट। नॉन फेरस मिनरल्स जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है उसे बोलते हैं नॉन फेरस, जैसे कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। ठीक है। प्रीसियस, प्रीसियस मिनरल जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू काफी हाई होती है उन्हें हम प्रीसियस मिनरल्स बोलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, काफी महंगे आते हैं। ठीक है। नॉन मेटल जिनमें मेटल नहीं होता। याद रखिएगा, दो दो मेजर डिफरेंस है, फेरस नॉन फेरस जो आयरन पे डिपेंड करते हैं, और मेटेलिक नॉन मेटेलिक जो मेटल पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। चलिए, नॉन मेटल जिनमें मेटल नहीं होता, जैसे कि माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। क्लियर है। एनर्जी मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड, ये सारे एनर्जी मिनरल्स हैं। क्लियर है इतना। चलिए एक एक से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेरस मिनरल्स को। मेटेलिक में फेरस मिनरल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ पोर्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। हमारे पास जितने भी मेटल हैं, जितना भी मेटेलिक मिनरल्स हैं, उसका 3/4 हमारे पास फेरस मिनरल्स हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग देयर इंटरनल डिमांड। मतलब हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेरस मिनरल्स, और इंडिया अपनी इंटरनल डिमांड को पूरी करने के बाद इसे एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, आयरन और मैंगनीज। अब तो आयरन ओर के बारे में जान लेते हैं। आयरन ओर क्या होता है, बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। विदाउट आयरन आपकी मशीनरी, आपका कोई भी काम, एक बेसिक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं मिनरल्स से। जैसे आपकी एक पिन से लेकर, जो एक छोटी सी पिन होती है, बड़ी सी बिल्डिंग, या फिर कोई भी शिप, आपका टेबल, चेयर, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, ये सारी चीजें कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है। इसीलिए इस आयरन ओर को क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडिया के पास गुड क्वालिटी का आयरन ओर प्रेजेंट है,
जो अब आयरन ओर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, पहला तो मैग्नेटाइट है और दूसरा हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट क्या होता है? जिसमें 70% आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, लगभग 70% जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है उसे मैग्नेटाइट बोलते हैं, और जिसमें 50-60% प्रेजेंट होता है जो कि मैग्नेटाइट से कम है उसे हम हेमेटाइट आयरन ओर बोलते हैं, ठीक है। और 2018-19 में 97% हमारा आयरन ओर कहाँ से आ रहा था? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड। एक बार मैप में देख लेते हैं कौन सा, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये रहा हमारा कर्नाटका, ठीक है। ये चार स्टेट से 97% आयरन ओर हमें मिल रहा था, क्लियर है। चलिए बाकी 3% बाकी अदर स्टेट से मिल रहा था, क्लियर है। आयरन ओर को क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। हमारे पास गुड क्वालिटी के आयरन ओर्स प्रेजेंट हैं, और आयरन ओर्स को फर्दर क्वालिटी वाइज दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट में जिसमें आयरन लगभग 70% प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है हेमेटाइट जिसमें आयरन मैग्नेटाइट के कंपैरेटिवली कम प्रेजेंट होता है, 50-60% अराउंड होता है, ठीक है। और हमारे 2018-19 में 97% जो आयरन ओर की ज़रूरत है वो चार स्टेट्स पूरा कर रहे थे, जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तीनों एक साथ हैं, और कर्नाटका, क्लियर है। और बाकी 3% अदर स्टेट्स पूरा कर रहे थे। फिर उसके बाद आते हैं हम आयरन बेल्ट्स कौन कौन से हैं जहां मेजरली आयरन प्रेजेंट है। जैसे चार मेन बेल्ट्स हैं, एक एक से पढ़ेंगे। उड़ीसा झारखंड वाला बेल्ट, उड़ीसा झारखंड देखना है अपना, तो ये रहा आपका उड़ीसा और ये रहा झारखंड। पहला उड़ीसा झारखंड वाला बेल्ट, तो इसमें क्या है, उड़ीसा झारखंड वाले बेल्ट में हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है। हमने दो तरीके के पढ़े थे, एक मैग्नेटाइट एक हेमेटाइट। हेमेटाइट में 50-60% होता है आयरन परसेंट, ठीक है। तो ये कहाँ, बादाम पहाड़ माइंस मयूरभंज में देखने को मिल जाएंगी, केंदुझाड़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएंगी। एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड के में हेमेटाइट आयरन ओर देखने को मिल जाएगा। गोवा और नावमुडी में भी देखने को मिल जाएगा। फिर आता है दुर्ग, बस्तर, छतरपुर बेल्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ये वाला रीजन, दुर्ग, बस्तर, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाला बेल्ट, ठीक है। यहाँ पर भी हाई ग्रेड का हेमाटाइट मिलता है बेलाडेला रेंज में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। और द रेंज ऑफ हिल कंप्राइजेस 40 डिपॉजिट ऑफ सुपर हाई हेमाटाइट आयरन ओर। 14 डिपॉजिट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग, स्टील बनाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उस टाइप का। आयरन ओर फॉर्म्स दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान। कहाँ कहाँ? जापान, साउथ कोरिया। कहाँ से? विशाखापट्टनम पोर्ट से हम यहाँ इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बलारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका, कर्नाटका वाला रीजन देख लीजिए एक बार और मैप में। कर्नाटका हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं आयरन ओर के। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड, कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। 100% एक्सपोर्ट यूनिट, 100% एक्सपोर्ट यूनिट, यहाँ से 100% एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कुद्रेमुख डिपॉजिट आर नोन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कुद्रेमुख माइन याद रखिएगा, कुद्रेमुख वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन है जिसका 100% आयरन ओर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू पोर्ट नियर मंगलूर, मंगलूर से। अब यहाँ पर एक टर्म आया SLURRY, स्लरी। स्लरी मतलब होता है नियर टू फ्लूइड। जैसे कि आपने जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो देखा होगा, मिला के पाइप्स के थ्रू सीमेंट और मिट्टी को मिलाकर, जो बजरी होती है उसे मिलाकर
पाइप्स के थ्रू दूसरी तरफ भेजा जाता है, वो बिल्कुल ही फ्लूइड यानी लिक्विड फॉर्म में तो नहीं होता, बट लिटिल हार्ड होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसे हम स्लरी फॉर्म बोल देते हैं कि वो फ्लो कर सकता है। ऐसे ही आयरन ओर को स्लरी फॉर्म में पाइपलाइन के थ्रू मंगलोर पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये रहा हमारा महाराष्ट्र, और ये छोटा सा ये देश दिख रहा है, ये रहा गोवा। ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में देख लेते हैं एक बार। इट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। Though the ores are not very high quantity, yet they are efficiently exploited. Iron ore is exported through मारमेगांव पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी इतना अच्छा आयरन ओर तो नहीं मिलता, पर स्टिल यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब चार हमने देखे। पहला कहाँ देखा? उड़ीसा झारखंड वाला। दूसरा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाला। तीसरा कर्नाटका। चौथा महाराष्ट्र और गोवा वाला बेल्ट। क्लियर है आयरन ओर के बारे में। फिर आते हैं हम मैग्नीज पे। मैग्नीज ये देख लीजिए एक बार, ये मेन रीजन है जहां पर मैग्नीज मिलता है सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और अदर स्टेट। तो ये, लेकिन ये डाटा 2018-19 का है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय। तो स्टील फैक्ट्री में सबसे ज्यादा मैग्नीज यूज होता है। लगभग 10 किलो मैग्नीज लगता है। कितना? 1 टन ऑफ स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 kgs मैग्नीज यूज होता है। ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स, यहाँ भी मैग्नीज को यूज किया जाता है। क्लियर है? और इसमें से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं? जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इंडिया के पास नॉन फेरस मिनरल्स इतने अच्छे लेवल पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जबकि हमारे पास फेरस मिनरल्स तो अच्छे लेवल पे प्रेजेंट हैं, हम अपनी नीड्स भी पूरी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स इतने अच्छे लेवल पे हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, जिनका एग्जांपल है कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड प्ले अ वाइटल रोल इन मेटलर्जी, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम कॉपर के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। मतलब हमारे पास कॉपर ना के बराबर है। बीइंग मैलिएबल, डक्टाइल, मतलब मोड़ा जा सकता है, कि वायर की फॉर्म में डाला जा सकता है। अ गुड कंडक्टर कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स। तो कॉपर कहाँ कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिकल केबल्स में देखने को मिल जाता है। क्यों? मैल्यूबल है, ठोक पीट के कैसे भी आड़ा टेढ़ा कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। डक्टाइल है, ये वायर की फॉर्म में आप डाल सकते हो। ठीक है, और बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर के। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए आते हैं नेक्स्ट बॉक्साइट पे। कॉपर क्लियर हो गया, हमारे पास इतने अच्छे लेवल पे नहीं है। कॉपर मेलिबल डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर होता है, और सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पर मिलता है? बालाघाट, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, फिर आते हैं बॉक्साइट पर। अब बॉक्साइट सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? उड़ीसा में, फिर 10-10-10-9-9, फिर झारखंड में, फिर गुजरात में, फिर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर अदर्स स्टेट। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर फर्स्ट नहीं है, बट उड़ीसा यहाँ पर फर्स्ट है कि सबसे ज्यादा बॉक्साइट हमें उड़ीसा में देखने को मिल जाता है। सेवरल ores contain aluminium. It forms bauxite, a clay-like substance that alumina and later aluminium is obtained. ठीक है, ये क्लियर हुआ। सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, काफी सारे ओर्स होते हैं जिनमें एल्यूमिनियम होता है, जिससे कि बॉक्साइड बनाया जाता है। अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना लेटर एल्यूमिनियम इज ओबिटन, जिनसे एल्यूमिनियम बाद में मिल सकता है। एल्यूमिनियम इज एन इम्पोर्टेंट मेटल। एल्यूमिनियम क्या एक इम्पोर्टेंट मेटल है? बिकॉज इट कंबाइंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन।
एल्यूमिनियम क्या करता है, ये मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है, जैसे कि आयरन के साथ कंबाइन होके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, विच विथ इस एक्सट्रीम लाइटनेस, और ये हल्का होता है, ऑल्सो गुड कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर भी होता है, ग्रेट मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी भी ज्यादा होती है, बताया था ना कैसे भी ठोका पीटा मोड़ा जा सकता है। Bauxite deposits are formed by the decomposition of wide variety of rocks rich in aluminium uh, silicates। तो इनके डिपोजिशन से, इनके डिकम्पोजिशन से तब जाके एल्यूमिनियम बनता है। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन, कहाँ पर देखने को मिलते हैं इंडिया के बॉक्साइट्स डिपॉजिट? अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स, प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। ठीक है, ये सारे कहाँ हैं? एमपी के आसपास, एमपी और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में हम ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, उड़ीसा वर द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर, 2016-17 में उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। और पंचपटमली डिपॉजिट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा बहुत डिटेल में याद नहीं रखनी है, लेकिन बेसिक नॉलेज हमें रखनी है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन, ये बात है, एक स्टोरी की तरह सुन लीजिए। एक एम्परर थे, एक राजा थे, नेपोलियन द थर्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इनको मिल गया एल्यूमिनियम, तो इन्हें इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि इन्होंने क्या है, अपने बटन्स हुक्स जो भी कपड़े के होते थे वो एल्यूमिनियम के बनवाने शुरू कर दिए। ठीक है, फिर बाद में जितने भी इनके जो प्रीशियस या फिर जो इम्पोर्टेंट गेस्ट होते थे, उनको भी एल्यूमिनियम की थाली में, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना देना शुरू कर दिया। बाय द वे, इतना इम्पोर्टेंट बना दिया था एल्यूमिनियम को, जब फाउंड ही किया था, जब मिला ही मिला था, कि गोल्ड और सिल्वर की थालियों में या बर्तनों में खाना नहीं देते थे, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना देते थे। लेकिन उसके एल्यूमिनियम के मिलने के 30 साल बाद, 30 years लेटर, सरप्राइजिंगली ये इतना कॉमन हो गया कि इवन द बेगर्स ऑफ द पेरिस, मतलब जो भिखारी थे, उनका कटोरा भी एल्यूमिनियम का मिलने लगा था। जहां पर नेपोलियन द थर्ड इतना प्रीसियस मान रहा था उसे, वो इतना ज्यादा और इतनी क्वांटिटी में मिलने लगा कि इवन एक बैगर जो भिखारी होता है, वो भी एक एल्यूमिनियम के कटोरे को अफोर्ड कर पा रहा था भीख मांगने के लिए। क्लियर है इतना? चलिए आगे आते हैं। ये कुछ रीजन है जहां पर आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका देखने को मिल जाता है। तो एक बार इस मैप को जरूर आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा जो रीजन है वो आयरन वाला रीजन है, यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं। ठीक है, ये बेल्ट हमने पढ़े थे चारों। फिर आयरन ओर माइंस कहाँ पर हैं, जो रेड ट्राइंगल्स हैं। आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स कहाँ पर हैं, जहाँ पर स्क्वायर शेप्ड ब्लैक कलर का बना हुआ है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीज वाली फील्ड्स हैं, बॉक्साइड वाली फील्ड्स हैं, और माइका वाला रीजन है। तो थोड़ा सा आप इन्हें देख लेंगे एक बार। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। फिर उसके बाद कल से या नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो हम नॉन मेटेलिक मिनरल से पढ़ेंगे, राइट? तो एक बार हम पूरा रिवाइज करेंगे, बिना रिवाइज किए हम जाएंगे नहीं। तो एक बार कंप्लीट रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मिनरल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉपिक्स को, कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। मिनरल्स, मोड ऑफ अकरेंस, क्लासिफिकेशन, पहले टॉपिक्स जाने हमने, कुछ कुछ इसमें नहीं थे वो हम ऐड कर लेंगे। चलिए, फिर उसके बाद हमने जाना मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं? होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनकी डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स हार्ड और सॉफ्ट दोनों फॉर्म में हमें देखने को मिल जाते हैं। हार्डेस्ट फॉर्म देखा था हमने डायमंड, सॉफ्टेस्ट फॉर्म हमने देखा था टेल्क। ठीक है, और रॉक कॉम्बिनेशन भी जाना था कि होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, उन्हें भी हम मिनरल्स के फॉर्म में देख सकते हैं।
मिनरल्स की जो फिजिकल केमिकल कंडीशंस वो हमें बताती हैं कि मिनरल्स का कलर क्या होने वाला है, हार्डनेस कैसी होने वाली है, क्रिस्टलाइन लस्टर, डेंसिटी, यानी उनके फिजिकल फीचर्स कैसे दिखने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जोग्राफर और जियोलॉजिस्ट के बीच में डिफरेंस जाना कि जोग्राफर्स क्या होते हैं, जो ऊपर ऊपर से चीज़ों की स्टडी करते हैं, लैंड फॉर्म्स की स्टडी करते हैं या बेसिक चीज़ें जानते हैं, उन्हें जोग्राफर्स बोलते हैं। लेकिन जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जियोलॉजिस्ट की डीप में स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन कैसे हुआ, एज कितनी है, फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन कैसा है, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, उन्हें जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने जाना मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, तो हमने जाना मिनरल्स कैसे मिलते हैं, ओर्स के फॉर्म में। ओर्स क्या होता है? मिनरल प्लस एलिमेंट को हम ओर बोलते हैं, कि मिनरल्स के साथ और भी एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, उन्हें हम ओर्स बोलते हैं। और मिनरल्स जनरली कैसे मिलते हैं? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिल जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक में, एलुवियल डिपॉजिट्स में देखने को मिल जाते हैं, ओशियन वाटर में देखने को मिल जाते हैं। इनके अलावा हमने इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने एक रेड होल माइनिंग के बारे में जाना कि रेड होल माइनिंग क्या होती है। एक चूहे के जैसा छेद बना लेते हैं एक माइन में, उसमें से क्या करते हैं, कोयला या फिर ऊर निकाल निकाल के मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या है, ये कोलैप्स भी कर जाती है, जिसकी वजह से जो अंदर गया है वो वहीं दब के मर सकता है या मर जाता है। इसके केसेस आप मेघालय में देख पाएंगे, कुछ असम से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, एक एनजीटी करके ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बोलते हैं क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि 2008 में आया था। कुछ बेसिक इन्फो बताई मैंने आपको कि इंडिया इज द थर्ड कंट्री जहां पर एनजीटी बनाया गया है। ये इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू देखा है, जिसने बताया कि रेड होल माइनिंग क्या है, इलीगल है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जाना पेनिनसुला जो रॉक है, पेनिनसुला। एक मिनट मैं आपको मैप में भी बता देता हूँ। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए पेनिनसुला क्या होता है। लेकिन बच्चों, पेनिनसुला वाला रीजन ना, ये वाला रीजन है, ऐसा रीजन जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो एक, दो, तीन, तीन तरफ से पानी से घिरा है ये रीजन। तो ये क्या है, ये पूरा इंडियन पेनिनसुला भी बोलते हैं, ये पेनिनसुला रीजन है। ठीक है, वापस आ जाता हूँ मैं। तो पेनिनसुला रीजन क्या है, वहां पर कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका और नॉन मेटेलिक मिनरल्स इजीली देखने को मिल जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लैंक पे देखने को मिल जाते हैं। गुजरात असम में पेट्रोलियम डिपॉजिट देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान में क्या है, नॉन फेरस मिनरल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर हमने जाना मिनरल्स को डिवाइड किया। मिनरल्स को बेसिकली हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स को फर्दर डिवाइड किया, फेरस, नॉन फेरस, प्रीसियस मिनरल्स में फेरस जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, नॉन फेरस जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, प्रीसियस जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू काफी ज्यादा होती है। ठीक है, नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता है, एनर्जी मिनरल जिनसे एनर्जी मिलती है। लो, अब मैंने आग लगा दी यहाँ पर, ये लो। ठीक है, अब तो जलने भी लगे, तो एनर्जी मिनरल्स नहीं बोलेंगे। तो और सबसे पहले हमने मेटेलिक मिनरल शुरू किए। मेटेलिक मिनरल शुरू किया, उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फेरस मिनरल्स के बारे में। ठीक है, फेरस मिनरल्स 3/4 टोटल मिनरल्स का हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और फेरस मिनरल अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, और हम इन्हें एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज को भी दे पाते हैं। आयरन ओर और मैग्नीज इसका बेसिक एग्जांपल है। फिर हमने आयरन ओर के बारे में जाना कि बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज बोलते हैं, रिच, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर अवेलेबल है। आयरन ओर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा था, मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट। मैग्नेटाइट में क्या होता है, 70% के आसपास और आयरन देखने को मिल जाता है। हेमेटाइट में 50 to 60% के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। 2018-19 में हमने देखा, क्या देखा, कि भाई ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये झारखंड और ये कर्नाटका, यहाँ से 97% हमें आयरन ओर मिल रहा था, और बाकी अदर स्टेट से 3%। क्लियर है इतना? फिर आते हैं मेजर आयरन बेल्ट्स के बारे में जाना, उड़ीसा झारखंड वाला आयरन बेल्ट, फिर दुर्ग बिलासपुर चंद्रपुर बेल्ट, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाला बेल्ट, फिर हमने
कहाँ, कर्नाटका वाला बेल्ट और महाराष्ट्र गोवा वाला बेल्ट। इन 4 बेल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो एक तो ये हो गया उड़ीसा और झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, कर्नाटका, और ये अपना महाराष्ट्र और गोवा। क्लियर है। फिर हमने मैग्नीज के बारे में पढ़ा बच्चों। मैग्नीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा है। और मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, 33% एमपी में देखने को मिलता है। ये डाटा पुराना है, याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे उड़ीसा में देखने को मिलता है। फिर 10 केजीज मैग्नीज होता था 1 टन ऑफ स्टील बनाने के लिए। नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, होता है नहीं होता है। ठीक है। और इंडिया के पास सेटिस्फैक्ट्री रिजर्व्स नहीं है कि हम अपनी भी नीड पूरी कर पाए। कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सारी चीजें में आती हैं। तो कॉपर के बारे में जाना कि एक क्रिटिकली डेफिशिएंट रिजर्व है प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। और ये कॉपर क्या है, मेलिबल डक्टाइल है। मेलिबल मतलब कैसे भी ठोका पीटा जा सकता है, टूटता नहीं है बेसिकली। डक्टाइल मतलब एक तार के फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तार के फॉर्म में। ठीक है। गुड कंडक्टर है। कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स में। और बालाघाट एमपी में इसके रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं, राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं, झारखंड में देखने को मिल जाते हैं। फिर हमने बॉक्साइट के बारे में जाना, 65% उड़ीसा में अवेलेबल है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ यूजेस जाने बॉक्साइट के। फिर देखा कि उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था 2016-17 में। एक रीजन और जाना जिसका नाम है पचपटमली। ठीक है। एक बार आप भी प्रोनाउंस करके देख लेना, पंचपटमली। ठीक है। अमरकंटक और मैकाल हिल्स, प्लेट्यू रीजन और बिलासपुर, कटनी, यहाँ पर भी बॉक्साइट देखने को मिल जाता है। बॉक्साइट के बारे में पढ़ा। फिर हमने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जानी नेपोलियन द थर्ड के बारे में, जो एक राजा था जिसको ऐसा लगता था जब एल्यूमिनियम मिला तो उसे इतनी खुशी हुई, इतना पसंद आया उसे, तो उसने अपने शर्ट के जो भी वो पहनता था उसके बटन हुक्स जो अपने कपड़ों के बनवाए, किसके, एल्यूमिनियम के बनवा लिए। और उसके कुछ बहुत अच्छे जो गेस्ट आते थे, जो नॉन फ्रेंड्स होते थे, जो उसे बहुत अच्छे लगते थे, तो उन्हें एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना देता था इंस्टेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के बर्तनों में खिला सकता है, लेकिन वो उसमें नहीं देता था। वो जो प्रीसियस जो इंपॉर्टेंट गेस्ट होते थे उन्हें एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाता। लेकिन 30 इयर्स बाद, भाई लगभग 30 साल बाद क्या हुआ, ये एल्यूमिनियम इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया कि सभी के पास एल्यूमिनियम पहुंचने लग गया। तो इवन अ बैगर इन द पेरिस कैन अफोर्ड अ एल्यूमिनियम कटोरा टू बैग। ओ माय गॉड, एल्यूमिनियम कटोरा। ठीक है। एल्यूमिनियम कटोरा। क्लियर है इतना। यहाँ तक हम आज पढ़ने वाले थे। ये मैप में मैंने आपको बोला कि एक एक से ये सारी चीजें देख लेना है, स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस रीजन में क्या मिल रहा है। और अगर आप इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा और डिटेल में, जैसे हमने अभी कटनी के बारे में जाना जहाँ बॉक्साइट मिलता है, अमरकंटक के बारे में देखा। अगर आप एमपी से हैं तो गया से, मतलब बिहार से हैं तो गया वाला रीजन देखिएगा कि आपके यहाँ माइका मिलता है। और जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, स्पेशली स्टेट सर्विसेज, स्टेट पब्लिक सर्विसेज के जितने एग्जाम होते हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं तो रत्नागिरी देख लीजिएगा कि आयरन और माइंस है आपके पास, गोवा में सिमिलर है। ठीक है। क्लियर है इतना। फिर कल से हम शुरू करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज 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 जब भी आप पढ़ने बैठें तो याद रखें कि आपको पेन पेपर लेकर बैठना है, लगातार रनिंग नोट्स बनाते जाने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे मैं लिखता हूँ तो आपको भी कोशिश करनी है वो चीज़ें लिखने की। और ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी। ठीक है। और जब नेक्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ रिवाइज करके आइएगा। और जितनी प्रीवियस क्लासेस अभी ले चुका हूँ मैं, चैप्टर 1 2 3 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने वो अटेंड नहीं किए हैं तो फ्री टाइम में उन्हें भी अटेंड कर लीजिएगा। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर कुछ कमी लगती है प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू। दैट्स इट फॉर द डे।